कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर निक से। निक एक एक्सपीरियंस एडवेंचरर है जो कि आर्ग्यू पार्टी का हिस्सा था। ये बंदा दिलदार था, पार्टी के नए मेंबर्स को ट्रेन करता था और फाइनेंसेस भी मैनेज करता था। बेसिकली ये ग्रुप का मम्मी पापा दोनों था। लेकिन भाई अच्छाई का जमाना ही कहाँ है। एक दिन पार्टी का लीडर आर्गस, जिसे निक अपने बाप जैसा मानता था, उस पर पैसे चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा देता है। निक ने कभी भी 1 रुपया तक नहीं चुराया था, उल्टा वो अपने पॉकेट से खर्चा करता था। पर आर्गस ने उसे टीम से लात मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन रुको जरा, अभी तो निक का बुरा वक्त शुरू ही हुआ है। इसके बाद निक अपनी गर्लफ्रेंड क्लोडाइन के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है, ये सोचकर कि वो उसे सपोर्ट करेगी। पर उल्टा क्लोडाइन तो गोल्ड डिगर निकली। उसने सीधा निक से ब्रेकअप किया और बता दिया कि वो तो बस निक के पैसों के लिए उसके साथ थी, और अब जब निक के पास पैसे और जॉब नहीं है तो बेटा टाटा बाय बाय। मतलब एक ही दिन में निक का करियर, उसकी फैमिली जैसी पार्टी और उसका प्यार सब खत्म हो जाता है। बेचारा एकदम सड़क पे आ चुका था। निक पूरा डिप्रेस हो चुका था। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम है अगाते, और वो एक आइडल है। वो निक को इतना उदास देख उसे चीयर अप करती है और उसे एक पोस्टर देके कहती है आज रात उसका कॉन्सर्ट है, तो वो चाहती है कि निक उसका शो देखने जरूर आए। अब कॉन्सर्ट में अगाते का गाना सुनकर निक को पहली बार थोड़ा सुकून मिलता है और अपना हीरो बन जाता है सिम्प। अरे मेरा मतलब उसका फैन बन जाता है। इधर निक अपने सारे बचे कुछ पैसे अगाते के कॉन्सर्ट पे उड़ाने लगता है ताकि वो अपने दर्द को भुला सके। पर कोई निक भैया को समझाए कि उस लड़की ने भी भाई का गंदा वाला काट लिया है और वो भी निक को बेवकूफ़ बना के अपना ही जेब गर्म कर रही है। लेकिन अपने निक भैया तो अब बन चुके हैं अगाते के कट्टर वाले फैन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉन्सर्ट देखने के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए उसे कोई तो जॉब करना पड़ेगा। तो निक सोचता है क्यों ना कोई नई एडवेंचरर पार्टी ज्वाइन कर लिया जाए। लेकिन निक तो अब किसी इंसान पे भरोसा ही नहीं करता, तो वो अब कोई पार्टी कैसे ज्वाइन करेगा। अब हार मान के निक एक बार में बैठा होता है जहाँ 3 और लोग एक ही टेबल पर आके बैठते हैं, जिनमें से टियाना एक मेज लड़की है, जेम एक प्रीस्ट है जो थोड़ा शराबी लग रहा है, और क्यूरन जो एक ड्रैगन गर्ल है जिसके सर पे सिंग बने हुए थे। ये तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से थे, पर सबके चेहरे पे एक ही चीज़ लिखी थी कि इनके साथ भी कुछ बहुत बुरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे होते हैं, सब अपने अपने दुख में डूबे हुए हैं। तभी एक साथ चारों के मुंह से एक ही लाइन निकलती है, इंसान भरोसे के लायक नहीं होते। और बस यही वो मोमेंट था जहाँ इनकी केमिस्ट्री मैच हो गई। इसके बाद ये लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। पता चलता है कि सिर्फ निक ही नहीं बल्कि ये तीनों भी बेट्रेयल के शिकार हुए हैं। टियाना को उसके फियांसे ने धोखा दिया और जिस एकेडमी में वो मैजिक सीखती थी उससे भी निकलवा दिया। उसके बाद वो गैम्बलिंग में घुस गई और उसे उसकी लत लग गई। फिर जेम बताता है कि वो एक रिस्पेक्टेड हीलर था, पर एक लड़की ने उस पर झूठा केस करके उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जब वो जेल से बाहर आया तो उसे लगा प्रिंस बन के क्या ही उखाड़ लिया है, तो अब वो अपने जिंदगी के पूरे मजे लेता है। और कुरैन जो कि उसके हीरो दोस्तों ने उसका आइटम चुरा लिया जो उसके लिए जान से भी प्यारी थी, और उसे मरने के लिए अकेले छोड़ दिया। अब निक रियलाइज करता है कि हम चारों में एक चीज़ कॉमन है, हम चारों के साथ बिट्रेयल हुआ है और हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो क्यों ना हम चारों मिलकर एक पार्टी बनाएं। और इस तरह जन्म होता है 4 एडवेंचरर्स की सबसे यूनिक पार्टी, जिसका नाम होता है द सर्वाइवर्स। अब पार्टी तो बन गई, लेकिन अब रूल सेट करने की बारी थी, क्योंकि ये कोई दोस्ती यारी वाली टीम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। तो निक जो अब ऑफिशियली इनका लीडर बन गया है, कुछ रूल्स बनाता है। पहला रूल ये है कि कोई किसी के हॉबीज़ में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा रूल, सब अपने हिस्से के पैसे खुद मैनेज करेंगे। और अब तीसरा और सबसे आखिरी रूल कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अपनी जान नहीं गंवानी बेटा, मतलब मरना एकदम मना है। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद अगले दिन सब लोग अपने पहले मिशन पर निकलते हैं, एक सिंपल डंजन क्लियर करने, जहाँ इन्हें कोई छोटे मोटे स्लाइम्स मिलते हैं, पर ये स्लाइम्स डेंजरस नहीं होते। निक इन सबके मैजिक स्टोन्स को बड़े आसानी से निकाल लेता है ताकि ये लोग इसे बेचकर कुछ पैसे कमा ले। अब टियाना को लगता है एक एक करके मैजिक स्टोन्स क्यों ही निकालना, सबको एक ही बार में खत्म करते हैं। वो एक पावरफुल स्पेल यूज करती है, पर वो गलती से उसे कुरैन की तरफ ब्लास्ट कर देती है। कुरैन उस अटैक को ब्लॉक करके बच जाती है। टियाना ने तो गलती से अटैक किया था, पर आप सबको पता ही है कि इस टीम में किसी को भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो कुरैन को लगता है कि टियाना उसकी सच में जान लेना चाहती थी, पर टियाना कुरैन को समझाती है। लेकिन कुरैन तो अब एकदम गुस्सा हो चुकी थी और इनका ये मनमुटाव पूरा डंजन में चलता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते इनको वहाँ एक काफ़ी बड़ा स्लाइम मॉन्स्टर मिलता है, पर निक कुछ कहता उससे पहले टियाना उस स्लाइम की तरफ दौड़ पड़ती है और तुरंत एक मैजिक कास्ट करके उसकी धज्जियाँ उड़ा देती है। इसके बाद सब लोग एक झील के पास होते हैं। निक सबको बताता है कि वो कोई मैजिक या अल्केमी यूज़ करना नहीं जानता और वो इन सारे वेपन्स का यूज़ करके मॉन्स्टर से लड़ता है। अब बाकी सब बोलते हैं तुम हमें अपनी वीकनेसेस क्यों बता रहे हो, इससे तो तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि क्या पता हम में से कोई इसका फ़ायदा उठा के तुम पे ही वार कर दे। तब निक कहता है मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे पे थोड़ा ट्रस्ट करें, क्योंकि हम सबके साथ बिट्रेयल हुआ है, बट हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते।
हम बस डरे हुए हैं कि कोई दोबारा हमारे साथ बिट्रेल ना करे। तब जैन अपनी वीकनेसेस बताने लगता है कि उसे किसी भी कॉम्बैट मूव या मैजिक से मारा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे अटैक ऐसा होना चाहिए जो उसे इंस्टेंट ख़त्म कर सके, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड हीलर है तो वो खुद को तुरंत हील कर सकता है। अब इसके बाद टियाना कुरेन के पास जाती है और उसे अपनी वीकनेसेस बताती है कि वो वाटर और आइस मैजिक में स्ट्रांग है, बट वो फायर मैजिक यूज़ नहीं कर सकती। और टियाना कुरेन से माफ़ी भी मांगती है उस डंजन वाले इंसिडेंट के लिए। तब कुरेन कहती है मैं तुम पे अभी ट्रस्ट नहीं करती, पर टियाना इस पर कुछ नहीं कहती और वो अपनी जगह पर अकेले जाके बैठ जाती है। उसे थोड़ी ठंड लग रही थी कि तभी कुरेन वहाँ आग लगा देती है। टियाना उसे थैंक्स कहती है और कुरेन बोलती है वो तो टियाना पर अपना अटैक एम कर रही थी और उसका निशाना चूक गया। अब दोनों थोड़ा स्माइल करते हैं और यहीं से इनकी टीम वर्क की शुरुआत होती है और अब सब कोई निकल जाते हैं गॉब्लिन फॉरेस्ट की तरफ। निक को गॉब्लिन से लड़ता देख जेम सोच रहा होता है कि निक तो बाकी सब एडवेंचरर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तभी टियाना अपने मैजिक से बताती है कि उसे थोड़ी दूर पे एक ह्यूज मैजिक फोर्स सेंस हो रहा है। तब जेम निक से पूछता है क्या हमें रिट्रीट करना चाहिए। तब निक कहता है नहीं, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। तब निक एक प्लान बनाता है कि वो लोग मिलकर लड़ेंगे और कुरेन मेन बॉस को ख़त्म करेगी। कुरेन थोड़ा सोचती है पर फिर वो मान जाती है और अब सब कोई फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जेम अपने मैजिक से सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। निक कुरेन को सपोर्ट दे रहा होता है और कुरेन एक पल के लिए रुक जाती है। वो सोचती है क्या मुझे उन लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या वो लोग इस फाइट में मेरी मदद करेंगे या मुझे ही चारा बना के खुद बच जाएंगे। और तभी टियाना अपने मैजिक से कुरेन की मदद करती है। कुरेन तुरंत उसे ऑगरे को एक ही स्लैश में ख़त्म कर देती है। इसके बाद निक और कुरेन मिलके सारे मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा करने लगते हैं कि तभी निक का बैलेंस बिगड़ता है और वो कुरेन पे गिरता है, जिससे कुरेन के बैग से कुछ नेकलेस टाइप का बाहर आता है और जो अब टूट गया होता है निक के कारण। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कुरेन एक ज्वेलरी शॉप पर होती है, जहाँ उसे एक नेकलेस बहुत पसंद आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। तो कुरेन मन मार के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी शॉपकीपर कुरेन को रोक लेता है और उससे झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है तुमने मेरे नेकलेस पर स्क्रैच लगा दिया, अब इसे मैं किसी और को कैसे बेचूंगा, अब तो तुम्हें इसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। कुरेन बेचारी एकदम घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी वहाँ कुरेन का टीममेट कैलियोस आता है और जो कि उनके ग्रुप का लीडर भी है। कैलियोस एक झटके में समझ जाता है ये शॉपकीपर एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। वो तुरंत उसके पास से असली नेकलेस निकाल लेता है जिसपे कोई स्क्रैच नहीं था। शॉपकीपर की चोरी पकड़ी जाती है, अब तो उसे हर्जाना भरना ही था। तो कैलियोस मौके का फ़ायदा उठाता है और कॉम्पनसेशन के तौर पर वो नेकलेस फ्री में उठा लेता है और कुरेन को दे देता है। यहाँ कुरेन की नज़रों में कैलियोस एक केयरिंग और मैच्योर इंसान है, पर उसे कहाँ पता कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद कुरेन बताती है कि वो एक ड्रैगोनियन है जो कैलियोस को सर्व करती है, क्योंकि सदियों से ड्रैगोनियन उन ह्यूमंस को सर्व करते आ रहे हैं जो हीरो बनने की राह पर चलते हैं। अगले दिन कुरेन अपने सारे कीमती सामान पैक कर रही थी, जिसमें ड्रैगन किंग के जेवल्स भी थे, जो कि कुरेन के लिए जान से भी प्यारी थी। तभी कैलियोस वहाँ आता है। वो कहता है कुरेन ये लगेज तुम यहीं होटल में छोड़ दो, इतना भारी सामान लेके डंजन में जाने सेफ नहीं है, फाइटिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब कुरेन जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी उसकी बात मान लेती है और बस अपनी स्वॉर्ड लेकर निकल पड़ती है। डंजन में कुरेन मॉन्स्टर्स को गाजर मूली की तरह काट रही थी। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था जब तक वो एक जगह नहीं पहुंचते। कैलियोस बताता है यहाँ एक सर्पेंट मॉन्स्टर है। प्लान ये था कुरेन उस मॉन्स्टर को बाहर लाएगी, फिर बाकी टीम अटैक करेगी और फाइनल ब्लो देकर कुरेन उस मॉन्स्टर को खत्म कर देगी। कुरेन भी बिल्कुल प्लान के मुताबिक सब करती है। वो मॉन्स्टर को बाहर लाई, लेकिन तभी उसके साथ एक बड़ा धोखा होता है। जब वो मॉन्स्टर से लड़ रही थी किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस सर्पेंट ने कुरेन पर अपना पॉइजन छोड़ दिया, जिससे वो पूरी तरह पैरालाइज हो गई। और अब सामने आता है कैलियोस का असली चेहरा। कैलियोस बताता है कि उसने कुरेन को बस चारा बनाया था ताकि वो बिना रिस्क लिए उस रेयर मॉन्स्टर के मटेरियल चुरा सके। कैलियोस और उसके साथी कुरेन को वहाँ मरने के लिए छोड़कर सारा माल लेके वहाँ से निकल जाते हैं। पर कुरेन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उस टेंशन से बाहर निकलती है। वो सीधा अपने होटल जाती है क्योंकि उसे अपने ड्रैगन किंग जेवल्स की चिंता थी। पर वहाँ पहुँचते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा रूम खाली था। कैलियोस उसका सारा लगेज और वो ड्रैगन किंग जेवल्स लेकर फरार हो चुका था। कुरेन हर जगह कैलियोस के बारे में पता लगाती है और उस धोखेबाज का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब कुरेन जो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी उसके पास थोड़े से ही पैसे बचे हुए थे, पर तभी वहाँ एंट्री होती है एक मिस्टीरियस बंदे की। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगते हैं, अरे ये तो सोलो ईटर है ना, ये बंदा अकेले ही बड़े बड़े एडवेंचर्स करता है, इसे किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। और अब ये सुनते ही कुरेन की आंखें चमक जाती है। उसे ये बंदा बड़ा कूल लगता है। बस फिर क्या था, मैडम भी उसी रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और सेम वही खाना ऑर्डर करती है जो सोलो ईटर ने मंगवाया था।
अब करण तो सोलो ईटर की स्टॉकर ही बन जाती है। जहाँ सोलो ईटर जाता है करण उसके पीछे साय की तरह चिपक जाती है। वो जो खाता है करण भी वही ऑर्डर करती है। और मज़े वाली बात यह है कि सोलो ईटर को भी सब पता था। वो भी कम नहीं था, करण के मज़े लेने के लिए वो हवा में बातें करता, आहा आज तो फ्राइड राइस खाने का मन है। और करण बिना सोचे समझे तुरंत फ्राइड राइस ऑर्डर कर देती। तभी वहाँ एक पियक्कड़ आ जाता है और गलती से सोलो ईटर की शॉट को धक्का मार देता है। शॉट गिरने ही वाली होती है कि करण उसे तुरंत लपक लेती है। सोलो ईटर करण को थैंक्स कहता है और बताता है कि ये तलवार मेरे लिए मेरी जान से भी बढ़कर है। जाते जाते वो एक स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब इधर खाते खाते करण का बैंक बैलेंस 0 हो चुका था। भूखी प्यासी थके हुए हाल में वो एक बार में पहुँचती है और यही वो पहली बार निक और बाकी सबसे मिलती है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ निक करण के लिए एक नया नेकलेस ढूंढने मार्केट में भटक रहा है। क्योंकि भाई गलती तो उसी की थी, नेकलेस उसी ने तो तोड़ा था। लेकिन नेकलेस के प्राइसेस देखकर निक के तो तोते उड़ गए। सारे नेकलेस इतने महंगे थे कि बेचारा भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तभी वहाँ निक की आइडल अगाते आ जाती है। वो दोनों बैठते हैं और निक उसे वो नेकलेस वाली पूरी राम कथा सुनाता है। अब अगाते को लगता है कि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है वो शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। अगाते कहती है, अरे महंगे तोहफे से ज़्यादा ज़रूरी है इमोशंस, जाओ उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, वो मान जाएगी। अब निक को लगता है कि अगर अगाते ये बात कह रही है तो सही ही होगा, क्योंकि निक के लिए तो अगाते भगवान के समान है ना। तो अब नेक्स्ट सीन में निक पहुंचता है करण के पास, जो कि मज़े में जंक फूड ठूस रही थी। निक भी थोड़ा टेस्ट करता है पर वो कुछ ज़्यादा ही तीखा था। अब निक की ऐसी हालत देखकर करण अपनी हंसी रोक नहीं पाती और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और निक ने पहली बार उसे ऐसे हंसते हुए देखा था और निक समझ जाता है कि यही है असली करण, जो एकदम चंचल मिजाज की है। अब बातें करते हुए करण ने फाइनली निक का बोझ हल्का कर दिया। वो कहती है, तुम्हें नया नेकलेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सच कहूँ तो उस पुराने नेकलेस के टूटने से मेरे सीने पर जो बोझ था वो अब हल्का हो गया है। और बस इसके बाद सब फिर से एक साथ बार में मिलते हैं और अब ऐसा लगता है कि ये चारों एक अच्छी टीम बनते जा रहे हैं। इसके बाद उन्हें गिल्ड से एक नया मिशन मिलता है, एक पुराने और खतरनाक लैबिरिंथ में जाकर स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स को ढूंढना, जिसके लिए गिल्ड मास्टर काफ़ी मोटी रकम देने को तैयार है। और ये चीज़ सुनते ही निक तुरंत हाँ कर देता है। अब पूरी टीम चली जाती है उस लैबिरिंथ में, जहाँ इन्हें कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर मिलते हैं जिन्हें करण आसानी से निपटा देती है। लेकिन असली मुसीबत वो आगे इंतजार कर रही थी। उनके सामने एक गेट खुलता है, सब लोग उसके अंदर जाते हैं जहाँ कई सारे बॉक्सेस थी। तब टियाना पूछती है, क्या हम इन सबको खोल के देखना पड़ेगा? तब निक कहता है, नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे सामने है और उनके ठीक सामने होता है स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स। और सारे लोग सोचते हैं, ये क्या, इसमें तो ब्लेड ही नहीं है, ये स्वॉर्ड तो किसी भी काम का नहीं है। ये तभी वो स्वॉर्ड बात करने लगता है और वो कहता है, ओए तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा, चलो सॉरी बोलो अभी मुझे। सब लोग सोचते हैं, अरे ये स्वॉर्ड तो बात भी कर सकता है, पर ये स्वॉर्ड खाली फालतू बातें करता है। और अब हमें इस स्वॉर्ड का असली नाम पता चलता है, जो है किज़ुना, जो 1000 सालों से यहाँ कैद है। और अब वो निक से कहता है, भाई मुझे जल्दी आज़ाद कर यहाँ से, फिर हम साथ में एडवेंचर्स करेंगे। निक कहता है, साथ में एडवेंचर्स करेंगे? अबे हम तेरे को बेचने वाले हैं। अब ये सुन किज़ुना तो एकदम बौरा जाता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे? तुम सबको पता भी है मैं कौन हूँ। अब सब लोग इसको इग्नोर मारते हैं और निक स्वॉर्ड को उठाता है कि तभी पूरा लैबिरिंथ हिलने लगता है और अचानक इनके सामने आता है इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर, एक ह्यूज स्लाइम गोलम। टियाना अपनी मैजिक स्पेल उस पर यूज करती है, फिर कुरन अपनी पूरी ड्रैगन फोर्स लगाकर उस पर हमला करती है। लेकिन उसके अटैक्स का इस गोलम पे कोई असर नहीं होता, उल्टा करण को ही चोट लग जाती है। ये गोलम इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरी टीम पैनिक करने लगती है। और तभी निक उस गोलम से लड़ने लगता है और गोलम को अपनी ओर डिस्ट्रैक्ट करता है और बाकियों को यहाँ से निकालने को कहता है। और वहाँ का दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि ये गेट तभी खुलेगा जब वो गोलम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। कि तभी किज़ुना बताता है कि उसके पास एक खास पावर है जिसे यूनियन कहते हैं। इस पावर से 2 लोग मिलकर एक हो सकते हैं और उनकी ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है। पर इस पावर को यूज़ करने की एक शर्त है, यूनियन तभी काम करेगा जब दोनों लोगों के बीच एक दूसरे पर पूरा भरोसा होगा। फिर किज़ुना निक को पावर एक्टिवेट करना सिखाता है कि उससे पहले अपने किसी एक टीम मेंबर को इमेजिन करते हुए यूनियन कहना होगा, जिससे वो पावर एक्टिवेट हो जाएगी। निक बिना देरी किए करण को इमेजिन करता है और फिर यूनियन कहता है, पर वो पावर एक्टिवेट नहीं होती और गोलम निक को नीचे फेंक देता है। अब गोलम के सामने से टियाना, करण और जेन बचे थे कि तभी टियाना अपनी पूरी मैजिक इकट्ठा करके उस गोलम को फेस करती है और करण निक को बचाने चली जाती है। इधर करण निक को ढूंढ लेती है। तब निक उससे कहता है कि मुझे पता है कि मैं कितना भी कुछ करूं पर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगी। तब टियाना कहती है, हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करती थी, पर यह बात पहले की है, क्योंकि अब मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम उन सबसे अलग हो। और अब किज़ुना कहता है,
निक, अभी सही वक्त है अपनी पावर का इस्तेमाल करने का। और निक जोर से यूनियन बोलता है। इधर टियाना और जेम जैसे तैसे गोलम से लड़ रहे थे। अब गोलम उनको मारने ही जा रहा होता है कि तभी एक तेज़ रोशनी आती है और सामने निक खड़ा होता है, जो कि अब करेन के साथ फ्यूज़ हो चुका था और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो एक ही स्लैश में गोलम के कोर को ख़त्म कर देते हैं, जिसके साथ गोलम भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। टियाना और जेम ये देख एकदम हैरान रहते हैं और अब सब कोई लैब्रिन से निकल जाते हैं और गिल्ड मास्टर को सॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स थमा देते हैं और पूरा पैसा ले लेते हैं। तभी गिल्ड मास्टर उनसे पूछती है, तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है? निक बताता है, ये हमारा नया पार्टनर है। कि तभी वो बच्चा बोलता है, मेरा नाम है किजुना और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, इतना स्ट्रांग कि तुम्हारे गिल्ड के एडवेंचरर्स मेरे सामने एकदम चींटियों के बराबर हैं। मतलब अपने बारे में पूरा फेंकता है। अब गिल्ड मास्टर सोचती है, किजुना, ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि ये छुटकू बच्चा ही सॉर्ड ऑफ बॉन्ड्स है और जिस सॉर्ड को निक ने गिल्ड मास्टर को दिया वो नकली सॉर्ड है। मतलब गिल्ड मास्टर को ही चूना लगा देते हैं ये लोग। इसके बाद सब लोग अपने हिस्से के पैसे ले लेते हैं। निक किजुना को भी उसका हिस्सा देता है, क्योंकि किजुना के ही वजह से तो ये लोग उस मॉन्स्टर को हरा पाए थे। अब पैसे मिलते ही चारों निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते। निक अपनी आइडिया लगाते का कॉन्सर्ट देखने, करेन जंक फूड ठूसने, जेम चला जाता है लड़कियों के साथ मजे करने और टियाना जाती है गैम्बलिंग करने। टियाना किजुना को भी उसके साथ चलने को कहती है। अब किजुना सोचता है, मेरे पास तो इनके तरह कोई अटपटा हॉबीज है नहीं, तो मैं इसी के साथ चला जाता हूँ। अब अपने अपने शौक पूरे करने के बाद सब लोग एक रेस्टोरेंट में पेट पूजा करने के लिए जाते हैं, जहाँ निक की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लोडाइन से हो जाती है, जो कि एक लड़के को अपने जाल में फंसा रही थी ताकि वो उससे पैसे ऐड सके। पर निक वहाँ जाके उसके प्लान पे पानी फिर देता है और इस लड़के को बर्बाद होने से बचा लेता है। अब क्लोडाइन एकदम गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सब लोग एक जगह बैठे होते हैं और तभी क्लोडाइन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ आ जाती है। दोनों मिलकर निक की बदनामी करते हैं, पर निक भी बड़े शांत तरीके से दोनों का क्लास लेता है। इसके बाद ये चोमू निक को कोने में बुलाता है, पर निक उल्टा उसको ही बड़े गंदे तरीके से पेल देता है। पर तभी वहाँ पर इस चोमू का साथी भी आ जाता है और निक को धमकाने लगता है कि तभी वहाँ निक की टीम गिल्ड मास्टर को लेकर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सब लड़ना बंद करते हैं और ये चोमू निक को डुअल बैटल के लिए चैलेंज करता है। पर इस डुअल में एक ट्विस्ट है, यहाँ मारधार तो होगा ही, पर उसके साथ दूसरे टीम मेंबर को मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। जो टीम सबसे पहले और सही से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो अपने ओपोनेंट पर अटैक करेगा और ओपोनेंट बस चुपचाप अटैक को झेलेगा। पहली बार में निक को अटैक झेलना पड़ता है क्योंकि करेन ने गलती कर दी थी, लेकिन करेन लगातार गलतियां करे जा रही थी और क्लोडाइन के सारे आंसर्स एकदम करेक्ट होते जा रहे थे। अब निक को पीटता देख करेन को बहुत बुरा लगता है, पर निक उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है करेन, तुम ये ज़रूर कर लोगी। अब ये सुन करेन के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। ये देख क्लोडाइन को बहुत गुस्सा आता है। इधर टियाना सोच रही थी कि कोई हर बार इतना करेक्ट आंसर कैसे कर सकता है, क्लोडाइन से थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं हो रहा। टियाना को थोड़ा शक होता है, वो अपने मैजिक का यूज़ करती है और उससे पता चलता है कि क्लोडाइन का एक टीममेट एक जगह छुप के सारे आंसर्स क्लोडाइन को टेलीपैथी के जरिए बता रहा होता है। तब निक की पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है और उसे पकड़ के सामने लाते हैं, जिससे क्लोडाइन अब पकड़ी जाती है और रॉयल नाइट्स उसे इस इल्ज़ाम में पकड़ लेते हैं और अब क्लोडाइन का चेहरा देखने लायक होता है। अब डुअल जीतने की खुशी में सब चिल कर रहे होते हैं। जेम लड़कियों के साथ बिजी है, करेन घोड़े बेचकर सो रही है और टियाना गैम्बलिंग में लगी हुई है और उसके साथ निक और किजुना भी आए हुए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है जेल में बंद लियोन पर। हाँ, वही जो क्लोडाइन का बॉयफ्रेंड था। लियोन अपना पास्ट याद करता है कि कैसे बचपन में वो और उसका बड़ा भाई डंजन से मिले आइटम बेचकर गुजारा करते थे। एक दिन उन्हें एक आइटम मिला था जिसके पीछे रॉयल्स भी पड़े थे और उसी आइटम की वजह से उसके भाई की जान भी चली जाती है। इधर प्रेजेंट में नाइट्स लियोन को टॉर्चर कर रहे होते हैं, उस आइटम को कहाँ छुपा रखा है उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी लियोन एक स्वॉर्ड समन करता है और जो कि किजुना की तरह बात भी कर सकता है और यही वो आइटम है जिसके पीछे रॉयल्स भी पड़े हुए हैं। लियोन स्वॉर्ड को पकड़ता है और एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाता है। लियोन वहां से भागकर सीधा निक की स्मेल फॉलो करते हुए गैम्बलिंग हॉल में पहुंचता है। सारे लोग पैनिक करने लगते हैं। तभी टियाना अकेले उससे लड़ती है, पर वो लियोन के सामने कमजोर पड़ रही थी। वो सोचती है, मैं आखिर इससे क्यों लड़ रही हूँ, मुझे तो कोई यहाँ बचाने आने वाला है नहीं। कि तभी निक की एंट्री होती है और निक कहता है, मैं अपने टीममेट को ऐसे कैसे मरने दे सकता हूँ। अब किजुना निक को बताता है कि वो एक ईविल स्वॉर्ड है जो कि लियोन को पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। इधर लियोन अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है क्योंकि वो मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। टियाना मौका देकर निक को यूनियन स्किल के लिए कहती है और दोनों एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। निक के अटैक्स लियोन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी टियाना अपने मैजिक से लियोन के हाथ से वो स्वॉर्ड गिरा देती है और लियोन वापस नॉर्मल हो जाता है और मन ही मन निक को थैंक्स भी कहता है। लियोन को वापस जेल में डाल दिया जाता है जहां निक उससे मिलने आता है और निक बताता है कि सारे सिविलियंस एकदम ठीक हैं, उन्हें कोई चोट नहीं आई है और लियोन को ये सुन के बहुत सुकून मिलता है। फिर निक ये भी बताता है कि उस स्वॉर्ड को सील कर दिया गया है
अब निक वहाँ से जाने लगता है कि तभी लियोन कहता है, निक अपने दोस्तों को कभी धोखा मत देना। निक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इधर शहर में एक अजीब सी अफवाह फैल चुकी है, किसी स्टेपिंग मैन की, एक ऐसा इनविजिबल आदमी जो रात के अंधेरे में बच्चों को उठा ले जाता है। ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ डराने वाली कहानी समझते हैं, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता। कि तभी उनके डिस्कशन के बीच एक लड़की क्लोडिया वहाँ आ जाती है, जो कि एक रिपोर्टर है, और वो कहती है कि स्टेपिंग मैन की अफवाह कोई कहानी नहीं बल्कि ये सब सच है। और सारे लोग उसे लाइटली लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जैम अपनी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देखता है। वो एक छोटी बच्ची को उस हमलावर से बचाता है जो बिल्कुल स्टेपिंग मैन जैसा दिख रहा था। वहाँ निक और किजुना भी आ जाते हैं, पर वो स्टेपिंग मैन वहाँ से भाग जाता है। पूरा ग्रुप लग जाता है स्टेपिंग मैन के बारे में पता करने। सुराग ढूंढते हुए हमारी टीम पहुंचती है शहर के सबसे गंदे और खतरनाक इलाके में, जिसे गार्बेज कलेक्शन कहा जाता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग एक आदमी को पकड़ते हैं जिसके ऊपर बाउंटी लगी हुई थी, और वो स्टेपिंग मैन नहीं था, लेकिन वो स्टेपिंग मैन के बारे में जानता था। वो बताता है कि एक रिपोर्टर है जो बच्चों से बात करती है और उन्हें कैंडिस देती है। उसका शक है कि वही स्टेपिंग मैन है। उन्हें वहाँ एक प्रीस्ट नागलावा भी मिलता है, जो कि उस इलाके के गरीब बीमार लोगों का देखरेख करता है, उनके लिए दवाइयाँ बनाया करता है। मतलब वो भी जैम की तरह एक हीलर है। इधर निक और उसकी टीम एक बार में होते हैं कि तभी वहाँ वही बच्ची बैठी थी जिस पर अटैक हुआ था, और क्लोडिया जो उस बच्ची को कैंडी देकर सब कुछ पूछ रही होती है। पहले उन्हें क्लोडिया पर शक होता है, पर फिर वो सोचते हैं कि नहीं, ये स्टेपिंग मैन नहीं हो सकती। कि तभी किजुना बोलता है, स्टेपिंग मैन जब रात में भागा था तो उसने चेन्स का इस्तेमाल किया था। तभी करेन कहती है कि जब वो क्लोडिया से टकराई थी तब उसके कपड़ों के अंदर से भी चेन्स की आवाज़ें आई थी। अब निक सबसे कहता है कि तुम सब बाहर जाने का गेट लॉक कर दो, और निक क्लोडिया के पास जाके सीधे उससे कहता है कि तुम बच्चों को किडनैप क्यों कर रही हो। तब क्लोडिया बोलती है, ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। निक कहता है, तुम ही हो ना स्टेपिंग मैन। अब क्लोडिया सीधा वहाँ रखे टेबल पर किक मारती है और छत से भाग जाती है। अब इधर पूरी टीम एक जगह पे होते हैं जहाँ जिस बच्ची पर अटैक हुआ था उसकी माँ भी वहाँ आती है, जो कि एक बहुत फेमस सोलो एडवेंचरर है जिसने सोलो ईटर के साथ भी काम कर रखा है। वो निक को बताती है कि तुम लोग अभी उतने स्ट्रांग नहीं हो कि स्टेपिंग मैन से लड़ सको। तब निक उन्हें ट्रेन करने को कहता है और इन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ निक को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वो बचपन में आर्गस के साथ ट्रेन किया करता था। अब निक भी लड़ने के लिए पूरा तैयार हो चुका था। सब लोग को खबर आती है कि स्टेपिंग मैन किसी कब्रिस्तान में किडनैपिंग करने वाला है। पूरी टीम वहाँ पहुँचती है और उनका सामना स्टेपिंग मैन से होता है, और ये कोई और नहीं क्लोडिया ही थी। निक कहता है, मुझे पता था कि तुम ही स्टेपिंग मैन हो। पर उल्टा क्लोडिया निक को ही स्टेपिंग मैन बुलाती है और उसे बुरा भला कहती है। अब निक भी एकदम कंफ्यूज हो चुका था। तभी निक कहता है, हम यहाँ स्टेपिंग मैन को पकड़ने के लिए आए हैं। क्लोडिया कहती है, मैं भी यहाँ स्टेपिंग मैन को पकड़ने के लिए आई हूँ। अब सब कोई एकदम कंफ्यूज हो चुके थे। तब क्लोडिया उन्हें पूरा मांजरा समझाती है। वो बताती है कि उसने नकली स्टेपिंग मैन का रूप लिया ताकि वो असली स्टेपिंग मैन को पकड़ सके। और हमें पता चलता है कि शहर में 2 स्टेपिंग मैन हैं, एक तो क्लोडिया जो बच्चों को बचाती है, और दूसरा असली वाला जो बच्चों को किडनैप कर रहा है। अब ये सब जानने के बाद पूरी टीम लग जाती है रियल स्टेपिंग मैन को ढूंढने में, और उन्हें वो मिल भी जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि नागलावा था। हम वही नागलावा जो एक प्रीस्ट और डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करता था। एक आदमी जो दिन में लोगों का इलाज करता है, वो रात में बच्चों को किडनैप कैसे कर सकता है। लेकिन नागलावा हमेशा से ऐसा नहीं था। उसके इस हैवान बनने के पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। नागलावा ने बताया कि उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जो बिल्कुल नेक दिल थी। उस वक्त शहर में येलो डिमन सिकनेस नाम की एक जानलेवा बीमारी फैली हुई थी। उसकी बेटी ने बिना अपनी परवाह किए एक बीमार इंसान की मदद करने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। जब वो बच्ची खुद उस बीमारी का शिकार हो गई और तड़प तड़प कर मर गई तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अब सोचो ज़रा, एक बाप के सामने उसकी बेटी की मौत हो रही है और दुनिया वाले हंस रहे हैं। बस वही वो पल था जब नागलावा टूट गया। उसने मान लिया कि इंसान अच्छाई के लायक नहीं है। अपनी बेटी को खोने के बाद नागलावा ने ठान लिया कि वो उस बीमारी का इलाज ढूंढेगा, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। वो बच्चों को किडनैप करता, उन पर एक्सपेरिमेंट करता और उन्हें मार देता, सिर्फ इसलिए ताकि वो बाकी लोगों को बचा सके। वो कहता है, कुछ लोगों की कुर्बानी ज़रूरी है बड़े भले के लिए, लेकिन निक और उसकी टीम जानती थी कि ये सिर्फ एक बहाना है, ये इंसाफ नहीं पागलपन है। कि तभी वहाँ पर ब्लैक आर्मर पहने एक शख्स आता है जो सीधा नागलावा पे हमला कर देता है। पूरी टीम उससे फाइट करती है पर कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। कि तभी क्लोडिया वहाँ आ जाती है और जो उस आर्मर वाले को कड़ी टक्कर दे रही थी, मौका देकर निक और जैम यूनियन बना लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। अब क्लोडिया, निक और जैम उस पर भारी पड़ने लगे थे, तो अब वो मौका देकर वहाँ से भाग जाता है। नागलावा की हालत इधर खराब हो चुकी थी और जैम उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता, क्योंकि जैम को लगता है नागलावा के साथ भी बिल्कुल जैम जैसा धोखा हुआ है। नागलावा उसे खुद को हील करने से मना करता है और कहता है, काश मैं तुमसे तब मिला होता जब मेरी बेटी जिंदा थी। और सबको इस फैक्ट्री से निकलने को कहता है क्योंकि बिल्डिंग गिरने वाली थी। जैम रेजिस्ट करता है पर टीम के कहने पर उसे जाना पड़ता है और नागलावा अंदर ही रह जाता है। जैम बाहर में खूब रोता है।
तब निक और पूरी टीम उसका साथ देते हैं। इसके बाद सब लोग क्लोडिया से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि तुम कोई मामूली रिपोर्टर नहीं हो। तभी क्लोडिया बताती है कि मैं हूँ स्वॉर्ड ऑफ वॉर, मतलब ये भी किजुना की तरह एक बोलने वाली स्वॉर्ड है। अब सब कुछ सॉर्ट होने के बाद हम देखते हैं कि अब जेम गार्बेज कलेक्शन के लोगों को इलाज करता है और उनकी मदद करता है, और अपनी पूरी टीम अब एक दूसरे पे पूरा ट्रस्ट करती है। और इनके इस टीम में अब क्लोडिया भी शामिल हो गई है। और अब इसी के साथ ये पूरी सीरीज यहीं खत्म होती है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं ऐसी और एनिमे रिकैप्स देखना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग।